हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय एजुकेशन चैनल प्रभावी एजुकेशन हब। सबका स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फेडरल सिस्टम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन and whether it is extreme federal system or not, we will all cover in this video. Basically यूनिटरी भी हमारा, यूनिटरी से भी कुछ प्रोविजंस हमने लिए हुए हैं। तो एग्जैक्ट फेडरल सिस्टम तो हमारा नहीं है, बिकॉज ऑफ द एस्पायरेशन ऑफ आवर पीपल, हमारे लोगों की डाइवर्सिटी वगैरह सब कुछ देखते हुए, स्टेट्स की डाइवर्सिटी देखते हुए हमने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया है, लेकिन थोड़ा सा यूनिटरी फीचर भी है उसमें। तो सारी बातें डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 13 है, इससे पहले ऑलरेडी 12 चैप्टर अपलोडेड है, तो उसको आप देख लीजिएगा। एक इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत करके एक सीरीज़ है, मेरी सीरीज़ है, और रेफरेंस मैंने लक्ष्मीकांत की किताब से लिया है। यूपीएससी की अगर आप तैयारी करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिविल सर्विसेज स्टेट की तैयारी करते हैं तो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी भी स्टेट से आप हैं और वहाँ की स्टेट की सिविल सर्विस प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली दीज क्लासेस आर गोइंग टू हेल्प यू लॉट। मेरी इंडियन इकोनॉमी की एक सीरीज़ है जो कि काफ़ी अच्छा चल रही है एंड बहुत लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। पीडीएफ ऑल्सो अवेलेबल, इसका भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है वहाँ पे, तो लोग वीडियो देख के पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हैं। उसको देखिएगा अगर आपको इंटरेस्ट हो इंडियन इकोनॉमी में। तो आगे बढ़ते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं। फेडरल सिस्टम का मतलब ये है कि नेचर ऑफ रिलेशन क्या है। देखिए होता क्या है, कई कंट्री ऐसी होती हैं जहाँ पे वो बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ कोई सिस्टम बनाना पड़ता है। कई सारे स्टेट्स होते हैं तो, या फिर प्रोविंसेस आप कह सकते हो। तो नेचर ऑफ रिलेशन डिपेंड करता है नेशनल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं हमारे कंट्री में, और रीजनल गवर्नमेंट जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं हमारी कंट्री में। इन दोनों के बीच में नेचर ऑफ रिलेशन क्या है, कैसे ये वर्क करते हैं, क्या रिलेशन है, कौन पावरफुल है, या फिर दोनों बराबर पावर शेयर करते हैं। तो देखिए इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है किसी भी नेचर ऑफ रिलेशन को। ठीक है, वो होता है यूनिटरी गवर्नमेंट हो सकती है, जहाँ पे सारे पावर्स नेशनल गवर्नमेंट को दिए रखते हैं, एक्सट्रीम पावर्स रहते हैं उनके पास। अगर थोड़ा सा बहुत पावर स्टेट गवर्नमेंट को मिलता भी है तो वो बस वो नेशनल गवर्नमेंट से ही डिराइव होता है। देन अगर फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, दो तरह के गवर्नमेंट होते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट में जो पावर्स हैं वो डिवाइड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही, और दोनों को बराबर, लगभग बराबर पावर मिलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एंड स्टेट गवर्नमेंट को भी, जैसा कि हमारे कंट्री में भी है। हालांकि बराबर पावर एग्जैक्टली नहीं है, सेंटर हमारा स्ट्रॉन्ग है, स्टेट कम है, लेकिन फेडरलिज्म है हमारा, फेडरलिज्म ही है, हम यूनियन नहीं है, हम फेडरलिज्म है। हालांकि अगर फेडरलिज्म की बात करें तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। आर्टिकल 1 की बात करें तो वहाँ पे भी यही मेंशन है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। बट एनी हाउ हम लोग फेडरल सिस्टम के बहुत सारे फीचर्स को यूज़ करते हैं। देखते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे तो मिलता जाएगा। अब एग्जाम्पल की बात करें यूनिटरी मॉडल की तो ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान है, चाइना है, इटली है, बेल्जियम है, नॉर्वे है, स्वीडन है, स्पेन है, जहाँ पे सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है, नेशनल गवर्नमेंट को है। ये सब यूनिटरी मॉडल है। एंड अगर बात करें फेडरल मॉडल की तो वो एग्जांपल हो जाएगा यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। ठीक है, सबसे पुराना फेडरल सिस्टम है यूएस का। यूएस में फेडरलिज्म आया था, बहुत पुराना है, 1987 में ही आ गया था ये, और 1787 में ही आ गया था। तो ये बहुत ही पुराना, सबसे पुराना फेडरलिज्म है यूएस का। यहाँ पे इनिशियली 13 स्टेट्स हुआ करते थे, और अभी यहाँ पे 50 स्टेट का फेडरल ग्रुप है, ये फेडरलिज्म है। एंड यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग है, तो काफ़ी पावर्स डिवाइडेड हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही। आगे बढ़ते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के अब और यूनिटरी गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। फेडरल गवर्नमेंट में हमेशा डुअल गवर्नमेंट होता है, दैट इज़ विच में क्रिएट रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे, दो डुअल गवर्नमेंट का बात करूँ तो नेशनल लेवल पे एक गवर्नमेंट होता है और दूसरा होता है रीजनल लेवल पे, जो कि स्टेट गवर्नमेंट। अगर यूएस की एग्जांपल लें तो 2 लेवल पे गवर्नमेंट होती है फेडरल गवर्नमेंट में। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, यहाँ पे सिंगल गवर्नमेंट होती है, दैट इज़ नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। सिंगल गवर्नमेंट होती है, दैट इज़ द नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशन के लिखित या फिर ना लिखित की बात करें तो यहाँ पे फेडरल सिस्टम में हमेशा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन हो सकता है। जैसा कि एग्जांपल है फ्रांस का, वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और बिना रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है, जो कि एग्जांपल है ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है लिखित नहीं है, बट फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूनिटरी है और लिखा हुआ भी है, तो यहाँ पे दोनों हो सकता है। बट फेडरल गवर्नमेंट में हमेशा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसमें अनरिटन हो ही नहीं सकता है। तीसरा जो फीचर की बात करें तो यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में डिवीजन ऑफ पावर होता है, मतलब नेशनल गवर्नमेंट को अलग पावर दिया जाता है एंड स्टेट गवर्नमेंट के अलग पावर होते हैं, तो पावर्स का डिवीजन होता है। यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होता है यूनिटरी में सारे पावर्स निहित रहते हैं नेशनल लेवल के गवर्नमेंट को, नेशनल लेवल के गवर्नमेंट को सारे पावर मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। फेडरल गवर्नमेंट में सुपरमेसी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है कि सुप्रीम हो, जैसा कि एग्जांपल जापान है, जापान में कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है लेकिन सुप्रीम है। लेकिन हो सकता है कि वो सुप्रीम ना भी हो, जैसे कि ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, लिखित भी नहीं है, ठीक है, दोनों कारण। नेक्स्ट है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरल गवर्नमेंट का, हमेशा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसको अमेंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल से इसको आप अमेंड कर सकते हैं। बहुत ही रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो लिखा है वो लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो या तो रिजिड हो सकता है, जैसे कि फ्रांस एक एग्जांपल है, या तो फ्लेक्सिबल हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। ब्रिटेन का फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब बड़ी आसानी से इसके प्रोविजंस को चेंज किया जा सकता है। फेडरल गवर्नमेंट के जुडिशरी की बात करें तो यहाँ पे जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, और अगर बात करें यूनिटरी गवर्नमेंट में तो जुडिशरी मे बी इंडिपेंडेंट और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि ये एक्सिक्यूटिव एंड जो लेजिस्लेचर ऑर्गन होते हैं सरकार के, उनसे ये बिल्कुल अलग काम करती है, इन पे डिपेंड नहीं करती है, तो जुडिशरी ज़्यादा पावरफुल होती है यहाँ पे। और इस केस में, यूनिटरी केस में, जुडिशरी या तो बहुत पावरफुल हो सकती है एज ए इंडिपेंडेंट, या फिर कम पावरफुल हो सकती है एज ए नॉट टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है फेडरल गवर्नमेंट में हमेशा बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब ये है कि दो हाउसेस होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ का एग्जांपल लें तो लोकसभा एक हाउस है हमारा, जिसको लोअर हाउस कहते हैं या फिर हाउस ऑफ पीपल्स भी कहते हैं। राज्यसभा हमारा एक हाउस है जो कि अपर हाउस कहते हैं या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। तो ये दो हाउसेस होते हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, मतलब दो लेवल पे लेजिस्लेचर होता है। ये बेसिकली इसलिए होता है ताकि डाइवर्सिटी हो तो उसको कवर किया जा सके। अब लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड आते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा में स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। तो ऐसा चलता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर में, दोनों लेवल पे होता है, ये नेशनल लेवल पे भी होता है एंड स्टेट्स लेवल पे भी होता है, दोनों लेवल पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है। लेकिन अगर बात करें यूनिटरी गवर्नमेंट में, तो यूनिटरी गवर्नमेंट में हमेशा लेजिस्लेचर क्या है, या तो बाई कैमरल हो सकता है ब्रिटेन के जैसा, या तो यूनी कैमरल हो सकता है चाइना के जैसा। चाइना में यूनी कैमरल लेजिस्लेचर है। आगे बढ़ते हैं। देन अब बात करेंगे कि फेडरेशन है, होता क्या है। फेडरेशन का मतलब है ट्रीटी। फेडरेशन एक बेसिकली लैटिन वर्ड से निकला हुआ है और ये इसका मतलब होता है ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट। तो फेडरेशन को दो वे में बेसिकली फेडरेशन को बनाया जा सकता है, दो तरीके से, जैसे कि इंटीग्रेशन, जैसे कि यूएसए एक एग्जांपल है इंटीग्रेशन का। कैसे, यहाँ पे क्या था, शुरू में जब यूएसए अपना लिबरेशन वॉर लड़ रहा था और आज़ाद हुआ, तो यहाँ पे 13 स्टेट्स थे। 13 स्टेट्स ने आपस में सहमति से इंटीग्रेशन किया, 13 मिल के एक फेडरल सिस्टम बनाया इन्होंने, फेडरलिज्म बनाया। ये यूएस का मॉडल था। या फिर डिसइंटीग्रेशन से भी हो सकता है, जैसे कि कनाडा में डिसइंटीग्रेशन में हुआ था। इनिशियली ये काफ़ी बड़ा नेशन था, बहुत बड़ा स्टेट था ये, और यहाँ पे क्या हुआ कि बाद में इसको डिवाइड कर दिया गया, छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो ये डिसइंटीग्रेशन हुआ, एक बड़े से लैंड का डिसइंटीग्रेट करके छोटे छोटे पार्ट में
और फेडरल सिस्टम बना दिया गया। यूएसए में 13 छोटे छोटे स्टेट थे जो कि मिल के इंटीग्रेशन करके इन्होंने एक फेडरलिज्म बनाया। तो दो तरीके से फेडरेशन बन सकता है, इंटीग्रेशन से या फिर डिसइंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन का एग्जांपल यूएसए और डिसइंटीग्रेशन का एग्जांपल बहुत अच्छा कनाडा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडियन सिस्टम जो है वो फेडरल सिस्टम है। दो मेन रीजन है इसके फेडरल सिस्टम के होने के। हमने एक्सेप्ट किया था फेडरल सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, इसलिए इसको एक्सेप्ट किया था फेडरल सिस्टम को, क्योंकि दो कारण थे। उस समय हमारा कंट्री का साइज़ बहुत बड़ा था, लार्ज साइज़ था, एंड हमारे यहाँ सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। तो इसके वजह से हमने फेडरल सिस्टम लगाया कि ताकि लोग जुड़ के रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फेडरेशन इज़ नॉट देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहीं भी फेडरेशन शब्द का यूज़ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 1 में कहा जाता है कि इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो हमारा जो इंडिया कंट्री है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरल। तो कहीं फेडरल शब्द नहीं है, लेकिन फेडरल के फीचर्स सारे हैं। तो two things are important here. The Indian Federation is not the result of an agreement among the states like American Federation, जैसा कि वहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ था। वहाँ पे एग्रीमेंट के द्वारा 13 स्टेट एक साथ मिलके यूएसए बनाया उन्होंने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक फेडरेशन बनाया। एंड दूसरा ये है कि हमारे यहाँ ये ऐसा नहीं हुआ। दूसरा ये है कि स्टेट हैव नो पावर टू सक्सीड फ्रॉम द फेडरेशन। फेडरेशन इज़ अ यूनियन बिकॉज इट इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल। तो देखिए हमारे यहाँ इंटीग्रेशन से नहीं हुआ, हमारे यहाँ हुआ डिसइंटीग्रेशन से। डिसइंटीग्रेशन से हुआ हमारा फेडरल सिस्टम बना, बिकॉज स्टेट सक्सीड नहीं कर सकते हमारे फेडरेशन से। जबकि यूएसए में क्या है कि वो सक्सीड कर सकते हैं, यहाँ से निकल सकते हैं। एक स्टेट निकल सकता है, दो स्टेट निकल सकता है, लेकिन हमारे यहाँ सक्सीड नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो फेडरेशन है, हमारा फेडरेशन इज़ अ यूनियन बिकॉज इट इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल। इसको तोड़ा नहीं जा सकते, इससे कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से नहीं निकल सकते। देन अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हमारे फेडरल सिस्टम की बात करें, तो वी हैव टेकन आवर बेस फ्रॉम कैनेडियन मॉडल। कैनेडियन मॉडल से ही हमने सब कुछ लिया है। जैसे कि कैनेडियन मॉडल में स्ट्रॉन्ग सेंटर है, इंडियन फेडरेशन भी कैनेडियन मॉडल को रिजेंबल करता है। हमारा भी सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको कई मामलों में हम फॉलो करते हैं कैनेडियन मॉडल को, जैसे कि इन इट्स फॉर्मेशन हमारा भी डिसइंटीग्रेशन से हुआ था और इनका भी डिसइंटीग्रेशन से ही इनका मॉडल बना था, फेडरेशन सिस्टम बना था। एंड इन इट्स प्रेफरेंस टू टर्म यूनियन कैनेडियन फेडरेशन के में भी यूनियन वर्ड ही यूज़ किया जाता है, फेडरेशन नहीं किया जाता है। और हमारे यहाँ भी आर्टिकल 1 में यूनियन, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट ही यूज किया गया है। तीसरा है इन इट्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो कनाडा में भी बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, सेंटर के पास बहुत ज़्यादा पावर है, और हमारे यहाँ भी सेंटर के पास बहुत सारे पावर हैं। तो ये सारे जो फीचर्स है कहीं ना कहीं कैनेडियन मॉडल के बेस मॉडल से ही मिलते जुलते हैं। तो हमारा बेस कैनेडियन मॉडल है। आगे बात करते हैं फेडरल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री में कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि फेडरल फीचर्स को मीट करते हैं, अब ये जान लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो मीट करते हैं हम लोग फेडरल फीचर, वो है डुअल पॉलिटी। डुअल पॉलिटी का मतलब ये है कि यूनियन एट सेंटर एंड स्टेट एट पेरीफेरी। मतलब ये है कि देखिए दो लेवल पे काम होता है, दो लेवल पे गवर्नेंस होता है। सेंट्रल लेवल पे होता है, सेंट्रल लेवल पे जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार है, नमो, तो एक गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है। स्टेट लेवल पे कई सारे स्टेट है। अगर मान लो बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे योगी की सरकार है, आदित्यनाथ योगी की, ठीक है। और ये अलग लेवल पे काम करते हैं, अपना स्टेट लेवल पे काम करते हैं, लेकिन सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है। बट डुअल पॉलिटी है। तो डुअल पॉलिटी इज ए फीचर ऑफ फेडरल फीचर, फेडरल सिस्टम। एंड सोवरेन पावर्स है अपने अपने दोनों के, सेंट्रल को अपना सोवरेन पावर है और स्टेट को अपना सोवरेन पावर है, अपने अपने फील्ड में दोनों के पावर है। यूनियन गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो नेशनल इम्पोर्टेंस की पावर है, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन, इन सब को रेगुलेट करना, इन सब पे एक्ट बनाना सेंट्रल लेवल का काम है। डिफेंस का काम कौन करता है? सेंट्रल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। फॉरेन अफेयर्स कौन देखता है? कभी सुना है आपने उत्तर प्रदेश ने फॉरेन अफेयर देखा? नहीं। यहाँ पे फॉरेन अफेयर्स कौन देखता है? तो इंडियन जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है वो देखती है। करेंसी, कम्युनिकेशन, ये सारे मैटर्स
स्टेट गवर्नमेंट के जो मैटर्स है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन नेशनल इम्पोर्टेंट के नहीं है, रीजनल इम्पोर्टेंस के हैं, जैसे कि मैटर ऑफ रीजनल एंड लोकल इम्पोर्टेंस लाइक पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट में, एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी वगैरह इससे रिलेटेड, हेल्थ इज़ अगेन इम्पोर्टेंट इशू, देन लोकल गवर्नमेंट अगेन रीजनल एंड लोकल इम्पोर्टेंस की ये सारी बातें हैं। दूसरा जो फीचर हम लोग रिजेंबल करते हैं फेडरल फीचर का, वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिखित है और बहुत लेंदी है, बहुत ही लीगल लोगों ने लिखा है इसको, तो काफ़ी लेंदी भी है। स्पेसिफाइज स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, पावर, फंक्शन ऑफ बोथ द सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ पावर। जो डिवीज़न ऑफ पावर है वो भी फेडरल फीचर से मीट करते हैं हम लोग। कैसे? हमारे यहाँ पावर्स जो है वो लिस्ट में डिवाइडेड है। 7 शेड्यूल है एक हमारा, उसमें क्या है कि 3 तरीके की लिस्ट है। यूनियन लिस्ट, वहाँ पे 100 सब्जेक्ट है, ओरिजिनली 97 थे, अब 3 बढ़ गए हैं +3। स्टेट लिस्ट है, 61 सब्जेक्ट्स है, ओरिजिनली 66 थे, तो 5 कम हो गए हैं यहाँ पे। एंड कंकरेंट लिस्ट है, वो 52 लिस्ट है वहाँ पे, वो ओरिजिनली 47 थे, तो 5 बढ़ गए हैं। इसके अलावा भी रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स हैं जो कि इन सब लिस्ट में नहीं होंगे, तो उसके भी पावर है, उसका पावर सेंटर के पास है। तो देखिए, यूनियन लिस्ट पे जो भी सब्जेक्ट हैं अभी फ़िलहाल 100 हैं, तो इन पे लॉ बनाना, एक्ट बनाना सेंटर का काम है, इसमें स्टेट लॉ नहीं बना सकता है। स्टेट लिस्ट है, उसमें कुछ 61 जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर स्टेट अपना लॉ बना सकता है, एक्ट बना सकता है, अनटिल अनलेस की राज्यसभा पार्लियामेंट को बोले कि भाई आप इस मैटर पे आप ही बनाओ एक्ट, तभी पार्लियामेंट या फिर सेंटर लॉ बना सकती है। अदरवाइज ये पूरा पावर है इसमें स्टेट को कि इन सब मैटर्स पे, सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाए। तीसरा है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें 52 सब्जेक्ट है, ओरिजिनली 47 थे, और इसमें दोनों बना सकते हैं लॉ। लेकिन अगर मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों के बीच में, तो सेंटर का जो लॉ होगा उस ऊपर रहेगा, स्टेट के लॉ के ऊपर, इसी को ज़्यादा मान्यता दी जाएगी, इसको नहीं दी जाएगी। रेसिड्यूरी मैटर्स मतलब कि जो भी सब्जेक्ट छूट गए, इन तीनों लिस्ट में नहीं है, वैसे सब्जेक्ट कौन बनाएगा, उस पर एक्ट कौन बनाएगा, कौन रेगुलेट करेगा, तो वो सेंटर का काम है। तो देखिए, यहाँ भी सेंटर के पास वैसे ज़्यादा पावर है, लेकिन डिवीज़न ऑफ पावर है, और जो कि इम्पोर्टेंट फीचर है फेडरल सिस्टम का। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो सुपरमेसी है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। कोई लॉ मान लो बनाता है, कोई भी एक्ट बनता है, लॉ बनता है सेंटर या फिर स्टेट के द्वारा, उसको कहीं ना कहीं जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको कंफर्म करना पड़ेगा, उसके साथ ही चलना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। अगर वहाँ पे लिखा है कि ऐसा होना चाहिए, तो वैसे ही हिसाब से लॉ बनना चाहिए। उसके अगेंस्ट बना तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर देगा ऑन द ग्राउंड ऑफ इनकन्सिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। एंड ये करेगा ये अपने जुडिशियल रिव्यू के पावर के द्वारा। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी एक्ट को, किसी भी लॉ को, चाहे किसी ने बनाया है, सेंटर ने या फिर स्टेट ने, किसी ने बनाया है, उसको रिव्यू कर सकता है अंडर हिज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। वो कॉन्स्टिट्यूशन को जानता है सुप्रीम कोर्ट अच्छे तरीके से, उसको फॉलो करता है, एंड उसके हिसाब से है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। अब बात करें अगले फीचर की, तो जो फेडरल फीचर है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है थोड़ा बहुत रिजिड है, लेकिन उतना भी रिजिड नहीं है, थोड़े बहुत लेवल तक रिजिड है। दैट दोज प्रोविजंस विच आर कंसर्न विद द फेडरल स्ट्रक्चर। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित जो फीचर्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो रिजिड हैं, जैसे कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन। इन मैटर्स को अमेंड करना मुश्किल है थोड़ा सा। यहाँ पे होता है, कैसे अमेंड किया जाता है, स्पेशल मेजोरिटी से पहले राज्यसभा लोकसभा दोनों में पास होना पड़ेगा, उसके बाद इसको रेटिफाई किया जाता है, हाफ ऑफ द स्टेट्स रेटिफाई करेंगे, तभी जाके इस पर अमेंडमेंट होगा। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ मैटर्स पे जो कि फेडरल नेचर की हैं, जैसे सेंट्रल स्टेट का रिलेशन, जैसे जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा कैन बी अमेंडेड ओनली बाय द जॉइंट एक्शन ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट। देन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर है जो कि फेडरल फीचर से मिलता जुलता है, वो है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, 2 पर्पस के लिए इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। 1 टू प्रोटेक्ट द सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो देखता रहे, और अगर कोई एक्ट उसके अगेंस्ट बनता है तो उसको जुडिशियल रिव्यू में डाल के नल एंड वॉइड कर सके किसी भी एक्ट को।
and by exercising the power of judicial review, and second is to settle the disputes between the center and state or the between the states. इसके लिए जो हमारे इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए जो प्रोविजंस है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है जजेस का, तो जजेस को एक बार जब अपॉइंटमेंट होता है तो उसको हटाया नहीं जा सकता है, बड़ी मुश्किल से हटाया जाता है इनको। इम्पीचमेंट ऑर्डर लाके, इम्पीचमेंट मोशन लाके ही हटाया जा सकता है, जो कि बहुत मुश्किल है। अभी तो किसी भी जज को हटाया नहीं गया है, हालांकि कार्रवाई की गई है इम्पीचमेंट की, लेकिन आज तक कोई भी जज को इम्पीच नहीं किया गया है। फिक्स सर्विस होती है, फिक्स सर्विस कंडीशन, जैसे कि इमोलूमेंट्स, जैसे कि उनकी सैलरी, जैसे कि उनकी वर्किंग आवर, सब कुछ फिक्स्ड होता है, तो बाद में कोई इसमें चेंज नहीं कर सकता। इससे क्या है, इंडिपेंडेंस बनी रहती है, इनको डर नहीं रहता है कि पार्लियामेंट चाहे तो हमारे कंडीशन को चेंज कर सकता है, हमारे टेन्योर को चेंज कर सकता है, हमें कहीं भी उठा के रख सकता है, ऐसा नहीं है। तो वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं। नेक्स्ट है बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है फेडरल सिस्टम का। हमारे यहाँ भी एक अपर हाउस है राज्यसभा एंड एक लोअर हाउस है लोकसभा। तो यहाँ पे दो हाउसेज हैं जिसको बाइकैमरलिज्म कहते हैं। दो हाउसेज का होना बाइकैमरलिज्म दिखाता है। अगर एक हाउस हो तो यूनिकैमरलिज्म होता है वो, ठीक है। हमारे यहाँ दो हाउसेज हैं तो बाइकैमरलिज्म को भी हम फॉलो करते हैं। हालांकि सेंट्रल लेवल पे है और स्टेट लेवल में किसी स्टेट में है, 5 ही स्टेट हैं ऐसे जहाँ पे बाइकैमरलिज्म है। वो पाँचों का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये आपका जॉब है। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि फेडरल सिस्टम में कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम्स के फीचर्स के अलावा कुछ हम लोग यूनिटरी फीचर्स को भी होल्ड करते हैं, कुछ है हमारे यहाँ, उसको भी जान लेते हैं। यूनिटरी सिस्टम के कौन कौन से फीचर हमारे यहाँ हैं। तो भैया हमारे यहाँ जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा सब्जेक्ट भी हैं। स्टेट लिस्ट में 61 है, यूनियन में 100 है, तो सब्जेक्ट यूनियन में ज़्यादा है एंड वो इम्पोर्टेंट नेचर के हैं, तो डेफिनेटली सेंटर स्ट्रॉन्ग हुआ। एंड ओवर राइडिंग अथॉरिटी है, कंकरेंट लिस्ट पे हम लोग ओवर राइडिंग अथॉरिटी लेके चलते हैं। रेसिड्यूअरी पावर भी सेंटर ही बनाता है, तो सेंटर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट यूनिटरी फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो है स्टेट नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल। मतलब कि हमारे जो स्टेट है वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की पावर नहीं है उनके पास, वो खुद से अपने स्टेट को दूसरे स्टेट में नहीं मिला सकते हैं या फिर अलग नहीं हो सकते हैं। जब भी होगा ऐसा तो पार्लियामेंट ही करेगा। पार्लियामेंट कैन बाय यूनिलैटरल एक्शन चेंज द एरिया, बाउंड्रीज और नेम ऑफ द स्टेट्स, और ये इसमें कोई स्पेशल मेजोरिटी भी नहीं लगती है। इसमें आर्टिकल 368 का यूज भी नहीं होता है, जिसका काम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए हुए अगर पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट्स को के एरिया को बदल सकती है, उसकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है, उसके नाम को चेंज कर सकती है सिंपल मेजोरिटी से। तो ये जो फीचर है वो दिखाता है कि इट्स एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो हमारा यूनियन टूट नहीं सकता है, लेकिन जो स्टेट्स हैं वो डेफिनेटली टूट सकते हैं। तो स्टेट्स बेसिकली नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है, इसको तोड़ा जा सकता है। तीसरा जो फीचर है यूनिटरी फीचर वो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ दोनों के लिए, सेंटर और स्टेट के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों का गवर्नेंस उसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से होता है एंड दोनों इसको सिंगल फ्रेम में यूज़ करते हैं। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एक फीचर होता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि हमारे यहाँ है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्लेक्सिबल है, मतलब जो प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का वो लेस रिजिड है। हालांकि जो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो मैटर्स हैं जैसे कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन, उस वहाँ पे वो रिजिड हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के वो सब फेडरल स्ट्रक्चर वाले बहुत कम है। मैक्सिमम जो प्रोविजंस हैं वो कहीं ना कहीं लेस रिजिड है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बड़ी आसानी से हो जाता है। एंड अगर बात करें बल्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो अमेंड किया जा सकता है यूनिलैटरल एक्शन पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट बहुत सारे प्रोविजंस को बदल सकता है, कुछ को तो सिंपल मेजोरिटी से कर सकता है, जैसे स्टेट्स का मैंने बताया कि उसका एरिया, बाउंड्री, नेम वगैरह सब सिंपल मेजोरिटी से कर देता है, उसमें आर्टिकल 368 की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी से किया जाता है।
वो भी हैं। तो बल्क ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसको अमेंड किया जा सकता है यूनिलेटरल एक्शन के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। नेक्स्ट है नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। तो जो हमारा राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है, स्टेट्स काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं राज्यसभा को, राज्यसभा को क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है वो वहाँ पे मेंबरशिप जो होता है वो मिनिमम 1 से लेकर 31 तक है, और ये डिपेंड करता है इनके पॉपुलेशन पे। कोई स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसी में कम है, यूपी में बहुत ज़्यादा है। वैसे बात करें अगर सिक्किम वगैरह में तो वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, गोवा में पॉपुलेशन कम है। तो ये क्या है, स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यसभा में, जो कि इक्वालिटी नहीं दिखाता है। हर स्टेट अलग अलग है, तो क्या क्यों नहीं 1 या 2 बंदे सबके रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जैसे कि यूएसए में होता है। यूएसए में क्या है, 50 अगर स्टेट्स हैं मिलकर फेडरेशन बनाया हुआ है, तो हर स्टेट से चाहे कितना भी बड़ा कितना भी छोटा क्यों ना हो 2 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, तो टोटल उनके रिप्रेजेंटेटिव 100 हो जाते हैं। सीनेट में, सीनेट उनका अपर हाउस है जिसको उनको जिसमें 2 मेंबर होते हैं हर स्टेट के। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ 1 से लेकर 31 तक हो सकते हैं, तो पॉपुलेशन पे वैरी करते हैं। तो इक्वालिटी नहीं है स्टेट्स का। तो इसमें क्या है, स्मॉलर स्टेट का जो उनकी बातें हैं उनको इग्नोर की जा सकती है। स्मॉलर स्टेट्स कैन बी इग्नोर्ड। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो 3 तरीके का है, जिसमें नेशनल, स्टेट लेवल और फाइनेंशियल। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। इन सब में होता क्या है, जब भी इमरजेंसी लगती हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल पावरफुल हो जाता है, स्टेट उसके अधीन चला जाता है, सारी गवर्नेंस सेंट्रल लेवल से होने लगती है, और ये कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर को उस समय कन्वर्ट कर देता है इमरजेंसी प्रोविज़न यूनिटरी स्ट्रक्चर में। तो ये भी एक यूनिटरी जो सिस्टम है जो सिस्टम है वो फॉलो करता है इमरजेंसी प्रोविज़न। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। हमारे देखिए यूनिटरी गवर्नमेंट में, यूनिटरी सिस्टम में हमेशा सिंगल सिटीजनशिप होता है। हमारे यहाँ भी फेडरल है, लेकिन हम लोग यूनिटरी ये फीचर फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ जो सिटीजनशिप है ओनली इंडियन सिटीजनशिप होता है, सेपरेट कोई स्टेट का सिटीजनशिप नहीं है। आपने नहीं सुना होगा कि राजस्थान का सिटीजनशिप मिला हुआ है मुझे, ऐसा नहीं हो सकता है। सिटीजनशिप तो भैया इंडियन का ही मिलेगा, इंडियन सिटीजनशिप एक ही सिटीजनशिप होती है। एंड आप डेफिनेटली बिलोंग कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस से। आपका नेटिव प्लेस हो सकता है, आपका बाय बर्थ प्लेस हो सकता है, बट सिटीजनशिप हमेशा नेशनल लेवल की मिलती है, इंडियन सिटीजनशिप। तो सिंगल सिटीजनशिप एक फीचर होता है यूनिटरी गवर्नमेंट का, एंड हमारे यहाँ ये फीचर हम लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो टॉप पे है, एंड स्टेट हाई कोर्ट्स उसके नीचे काम करते हैं। एंड ये जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, बेसिकली इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। हाई कोर्ट्स है वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही काम करते हैं, एंड कोई इंडिपेंडेंस नहीं है हाई कोर्ट का। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप लेवल एंड बिलो इट इज़ हाई कोर्ट्स, एंड उससे भी नीचे कोर्ट्स हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह हैं। एंड ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी मिल के इन्फोर्स करती है दोनों के लॉ को, सेंट्रल लेवल के लॉ को और स्टेट लेवल के लॉ को। दोनों लेवल के लॉ को ये लोग मिल के इन्फोर्स करते हैं, जबकि फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं है। जैसे कि यूएस में बात करें तो हर एक फेडरल जुडिशरी है और बाकी स्टेट्स की अपनी अपनी, बेसिकली स्टेट के लिए एक अलग जुडिशरी है, तो 2 लेवल पे वहाँ पे जुडिशरी है। लेकिन हमारे यहाँ एंड दोनों इंडिपेंडेंट है, हमारे यहाँ का इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया सर्विसेज। तो हमारी जो सर्विसेज है बेसिकली सेंट्रल और स्टेट लेवल की अलग अलग पब्लिक सर्विसेज कमीशन होती है। जैसे सेंट्रल लेवल पे क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है यूपीएससी, एंड स्टेट लेवल पे जैसे कि बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीसीएस ऐसे करके, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीएससी ऐसे करके। तो दोनों लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे भी है। लेकिन इसके अलावा इन एडिशन टू दिस देयर आर ऑल इंडिया सर्विसेज सच एज आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। ये तीनों सर्विसेज को मिलाकर ऑल इंडिया सर्विसेज बनता है, जिसमें ये कॉमन होती है दोनों के लिए, स्टेट के लिए और सेंटर के लिए, दोनों के लिए ये काम करती हैं, कॉमन होती हैं। बट इनका जो रिक्रूटमेंट होता है एंड इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो सेंटर के द्वारा की जाती है।
और सेंटर की बात करें तो यहाँ पे इनको अल्टीमेट पावर भी होता है सेंटर को कि इनको कंट्रोल कर सके इन IAS IPS एंड IFS को, क्योंकि आप जैसे पढ़ोगे आगे जाके तो आपको मिलेगा कि एक IAS जो काम कर रहा है किसी स्टेट में मान लीजिए, एंड वहाँ पे कुछ उसने गलती की है या तो उस पर एक्शन लेना होगा, तो एक्शन स्टेट नहीं लेगा, वो एक्शन सेंटर ही लेगा। तो कंट्रोल जो है वो सेंटर के हाथ में है। तो अगेन इसके द्वारा भी स्टेट्स को दबाया जाता है, स्टेट्स की पावर को कम किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो यूनिटरी फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे सेंटर को ज़्यादा पावर होते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। हमारे जो ऑडिटर जनरल है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो दोनों के अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अकाउंट्स को और स्टेट लेवल के भी अकाउंट्स को वो ऑडिट करते हैं। ऑडिट करते हैं मतलब उसको चेक करते हैं कि प्रॉपर उसमें अकाउंटिंग है कि नहीं, कोई उसमें करप्शन तो नहीं है, ये सब चेक करते हैं। बट उनका जो अपॉइंटमेंट है और उनका जो रिमूवल है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। एंड प्रेसिडेंट विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट, बिना स्टेट के कंसल्ट के ही वो उनको या तो अपॉइंट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके द्वारा भी स्टेट्स की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को छीना जाता है। तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्स की अथॉरिटी ओवर द स्टेट लिस्ट। होता क्या है कि जब पार्लियामेंट को अगर राज्यसभा कहे कि हम आपको एक रिजोल्यूशन पास करके दे रहे हैं कि आप कोई मैटर है नेशनल इंटरेस्ट का, बट वो स्टेट लिस्ट में है, बट आप उसको उस पर रूल बनाइए, उस पर एक्ट बनाइए, तो पार्लियामेंट को एम्पावर किया जा सकता है टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट इफ़ राज्यसभा पासेस ए रिजोल्यूशन टू द इफेक्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि राज्यसभा अगर चाहे तो पार्लियामेंट को एम्पावर कर सकती है लेजिस्लेट करने के लिए स्टेट लिस्ट पे भी, जबकि ऐसा स्टेट सेंट्रल लिस्ट में किसी भी प्रोविज़न पे कभी भी वो उस पर एक्ट नहीं बना सकती हैं। तो यहाँ पे पार्लियामेंट को अगेन ज़्यादा पावर है, स्टेट के लेजिस्लेचर से ज़्यादा पावर है। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर किसके द्वारा होता है, तो हमेशा याद रखना प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। एंड वो गवर्नर जो होते हैं वो एक एजेंट की तरह काम करते हैं, सेंटर के एजेंट इन द स्टेट। जिस भी स्टेट में बैठते हैं उस स्टेट में बेसिकली वो सेंटर के एजेंट की तरह काम करते हैं। एंड इनके द्वारा, गवर्नर के द्वारा सेंटर एक्सरसाइज करती है अपना कंट्रोल ओवर द स्टेट्स। कई बार ऐसा आपने सुना होगा कि कोई भी बिल जो आता है गवर्नर रिजर्व कर देते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। मान लीजिए स्टेट में कोई बिल पास हो रहा है, गवर्नर को ऐसा लगता है कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, तो वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं। ये भी एक यूनिटरी पावर दिखाता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। तो इलेक्शन कमीशन का जो गठन होता है वो हमेशा कंस्टिट्यूट करते हैं प्रेसिडेंट, और ये दोनों के लिए काम करता है, सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए भी एंड स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी। तो यहाँ पे भी बट गठन इनका प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, इनको हटाया भी जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो अगेन सेंट्रल लेवल का पावर ज़्यादा है इलेक्शन कमीशन पे, तो यहाँ पे अगेन स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये कहीं ना कहीं डेरोगेटरी हो जाता है, कई बार ऐसा होता है। ठीक है, ये भी एक यूनिटरी फीचर है। नेक्स्ट है वीटो ओवर द स्टेट बिल्स। गवर्नर को ये पावर है कि वो रिजर्व कर सकते हैं किसी भी बिल को, सर्टेन टाइप्स ऑफ, किसी भी बिल को नहीं, कुछ टाइप्स ऑफ बिल हैं जो कि पास की जा रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इससे स्टेट का कई बार क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट बिल है वो गवर्नर फंसा देता है, एंड सरकार जो होती है उस समय सेंटर में वो जानबूझ के ऐसे करवाती है ताकि उनके इम्पोर्टेंट बिल्स पास ना हो। और ज़्यादातर होता है जब सेंटर में जो सरकार है किसी भी पार्टी की है और सेम सरकार नहीं है स्टेट में, तो ऐसे केस में ज़्यादा होता है। प्रेसिडेंट कैन विथहोल्ड हिज एसेंट टू सच बिल्स नॉट टू ओनली इन फर्स्ट इंस्टेंस, बट अगर दोबारा भी आता है वो बिल, रिटर्न भी आता है अमेंडमेंट करके, तब भी वो अपना एसेंट उसको विथहोल्ड कर सकते। तो एब्सोल्यूट वीटो मिलता है स्टेट के एक्ट्स को पास करने में, उनको सहमति देने में प्रेसिडेंट को। लेकिन जो बाकी जो पार्लियामेंट के एक्ट्स हैं उसमें प्रेसिडेंट के जो पावर होते हैं सस्पेंसिव वीटो होता है, वहाँ पे वो थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, बट उनको अल्टीमेटली देना ही पड़ता है अपना एसेंट। तो ये सारी बातें, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, क्रिटिकल इवेल्युएशन करते हैं थोड़ा सा फेडरल सिस्टम को कि हमारे लिए कैसा है, फेडरल सिस्टम अच्छा है, बुरा है, कैसा है। तो क्रिटिकल इवेल्युएशन करेंगे फेडरल सिस्टम इन पैरेलल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, वी हैव सर्टेनली आफ्टर रीडिंग दिस मच स्लाइड्स, आप बताने के बाद आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा
कि वी आर डेविएटेड फ्रॉम द ट्रेडिशनल फेडरल सिस्टम, जैसे कि यूएस में है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में है। डेफिनेटली वैसा फेडरल सिस्टम हमारे कंट्री में नहीं है। हमारे यहाँ यूनिटरी के बहुत सारे फीचर्स हैं और ज़्यादा फीचर्स हैं इनफैक्ट, बट हम लोग फेडरल सिस्टम है। तो डेफिनेटली वी हैव डेविएटेड फ्रॉम द ट्रेडिशनल फेडरल सिस्टम लाइक यूएस, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देर इज ए डोमिनेंस ऑफ सेंटर इन द फाइनेंशियल स्फीयर ऑल्सो एंड द डिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स अपॉन द सेंट्रल ग्रांट्स। ये भी होता है, स्टेट हमेशा फाइनेंशियल मैटर में ऐसा देखा जाता है कि सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, पैसा मांगते रहता है, सेंटर चाहे तो पैसा देता है, नहीं तो कई बार नहीं भी दिया जाता है। एंड इमरजेंस ऑफ पावरफुल प्लानिंग कमीशन, तो अभी प्लानिंग कमीशन तो नहीं है, 2015 में 1 जनवरी को इसको रिप्लेस कर दिया गया था नीति आयोग के द्वारा। बट जब प्लानिंग कमीशन था तो वो क्या करता था कि स्टेट के प्लान्स के लिए भी पैसा अलॉट कराता था, ठीक है, कई बार ऐसा होता था। तो इमरजेंस था उसका, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल था उनके स्टेट्स के डेवलपमेंट के प्रोसेस में भी। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया हैज़ अ प्रैक्टिकली फंक्शन एज ए यूनिटरी स्टेट दो द यूनियन एंड द स्टेट्स हैव ट्राइड टू फंक्शन फॉर्मली एंड लीगली एज ए फेडरेशन। तो ये क्रिटिकल व्यू है, ये यहाँ पे फेडरेशन के अगेंस्ट में लोग बोला है, लोगों ने कहा, एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इंडिया देखिए भले लीगली हम लोग फेडरेशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हम कहते हैं कि फेडरेशन है, लेकिन हमने काम यूनिटरी स्टेट की तरह ही किया है, ठीक है, ये ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का। नेक्स्ट है पॉल एप्लेवी, इन्होंने कहा है कि देखिए मैं सहमत नहीं हूँ। पॉल एप्लेवी ने कहा है कि हमारा जो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक्सट्रीमली फेडरल आप कह सकते हो। मॉरिस जॉन्स ने कहा कि ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, एक्सट्रीम फेडरलिज्म नहीं है। यहाँ पे कई सारे फेडरल सिस्टम के प्रोविजंस है बट यूनिटरी भी है, तो बार्गेन करते हैं। आइवर जेनिंग्स जो कि इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बोला था कि फेडरेशन जो है इंडिया का, इट्स अ फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। फेडरेशन है लेकिन सेंटर को ज़्यादा पावर है। He observed that the Indian Constitution is mainly federal with unique safeguards for enforcing national unity and growth। तो बोला कि देखिए इंडिया में यूनिटी की ज़रूरत है बिकॉज डाइवर्सिफाइड कंट्री है एंड ग्रोथ की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम अगर फेडरल सिस्टम के प्रोविज़न रखे जाए तो ठीक नहीं है। इसलिए जो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेनली फेडरल है बट यूनिक सेफगार्ड के साथ है, ताकि वहाँ पे नेशनल यूनिटी बनी रहे और ग्रोथ बना रहे। एलेक्जेंड्रो विंच ने कहा कि इंडिया इज अ केस स्यू जेनरिस, जिसका मतलब है यूनिक कैरेक्टर का है। ग्रेमविले ऑस्टिन ने कहा कि इंडियन फेडरलिज्म जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। तो इस वर्ड का नाम आप बहुत जगह अभी भी सुनोगे, जहाँ पे कहा जाता है कि इंडियन फेडरलिज्म जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कोऑपरेशन में विश्वास रखता है। तो स्टेट्स को दबाया ना जाए, उनसे कोऑपरेशन में काम किया जाए, तो ऐसा मानना था ग्रैनविले ऑस्टिन का। देन डॉक्टर BR अम्बेडकर का ऑब्जर्वेशन था जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, तो उन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इन एज मच एज इट इस्टेब्लिशेज ए डुअल पॉलिटी। डेफिनेटली 2 लेवल पे गवर्नेंस होता है। द यूनियन इज़ नॉट अ लीग ऑफ स्टेट, ये लीग ऑफ स्टेट नहीं है, ये आपस में इंटीग्रेशन के साथ नहीं आया है। इट इज़ यूनाइटेड इन ए लूज रिलेशनशिप नॉर आर द स्टेट्स एंड एजेंसीज ऑफ यूनियन। तो ये स्टेट्स की या फिर एजेंसीज नहीं है यूनियन की, ठीक है, और डिराइव करती है अपनी पावर फ्रॉम इट्स ओन, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही पावर अपना डिराइव करती है, सेंटर से पावर इनको नहीं मिलता है। एंड बोथ द यूनियन एंड द स्टेट्स आर क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, बोथ डिराइव देयर रिस्पेक्टिव अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। नेक्स्ट है बोमाई केस, SR बोमाई केस हुआ था 1994 में। वर्डिक्ट आया था, बेसिकली केस तो पहले हो गया था। ये इसमें कर्नाटका गवर्नमेंट को हटा दिया गया था प्रेसिडेंट रूल लगाकर। तो ये केस मैंने आपको डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, ये देख लेना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया था कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल एंड कैरेक्टराइज फेडरलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो फेडरल ही है और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सब कुछ फेडरलिज्म से ही मिलते हैं। तो इसको बेसिक फीचर भी कहा जा सकता है, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरलिज्म इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि यूनियन। यूनियन कभी भी बेसिक फीचर नहीं है हमारा। एंड सुप्रीम कोर्ट का ये भी मानना था कि द फैक्ट्स दैट अंडर द स्कीम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेटर पावर इज़ कन्फर्ड अपॉन द सेंटर। डेफिनेटली ये फैक्ट है कि सेंटर को ज़्यादा पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है स्टेट्स के अपेक्षा में। इसका मतलब ये नहीं है कि
स्टेट्स अपेंडेजेस हैं सेंटर के, उसके अधीन काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनफैक्ट द फेडरलिज्म इन इंडिया रिप्रेजेंट्स ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द फॉलोइंग टू कॉन्फ्लिक्टिंग कंसिडरेशन। वो देख लेते हैं कौन कौन से दो कॉन्फ्लिक्टिंग कंसिडरेशन को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो देख लीजिए। पहला तो है नॉर्मल डिवीजन ऑफ पावर्स अंडर विच स्टेट्स इंजॉय अथॉरिटी ऑटोनॉमी विद इन देयर ओन स्फीयर। देखिए दो कंडीशन हो सकती है, एक तो नॉर्मल कंडीशन है जहाँ पे स्टेट अपनी पूरी ऑटोनॉमी इंजॉय करती है विद इन ओन स्फीयर, मतलब अपने एरिया में जो उनका लिस्ट है उनमें पूरा ऑटोनॉमी इंजॉय करती है। एक कंडीशन हो सकता है जब थोड़ा सा नेशनल इंटीग्रिटी की बात आती है, जब सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाएँ, एक्सेप्शनल हो जाए, जहाँ पे स्टेट सेंटर को इग्नोर करने लगे, बाहर निकलना चाहे, उसको भी तो रोकना है। वैसे कि इसको कहते हैं नीड फॉर नेशनल इंटीग्रिटी एंड ए स्ट्रॉन्ग यूनियन गवर्नमेंट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। जब भी स्टेट ज़्यादा आनाकानी करने लगेंगी, बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो वैसे हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये प्रोविज़न डालना जरूरी था। और इसी में कॉम्प्रोमाइज़ करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हीं दो कॉन्फ्लिक्टिंग कंसिडरेशंस में कॉम्प्रोमाइज़ करता है, एक नॉर्मल सिचुएशन और एक एक्सेप्शनल सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट है फेडरल स्पिरिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिखाई है। कब कब दिखाई है? जब भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट हुआ है बिटवीन द स्टेट्स, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में हुआ है। एक रीजन ऐसा है जो कि जहाँ पे जो है कर्नाटका का, लेकिन वो बात करते हैं मराठी बोलते हैं, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट वगैरह ये सब डिस्प्यूट वगैरह को सॉल्व किया गया है फेडरल स्पिरिट के द्वारा। जैसे कि बेलगाम एक अच्छा एग्जांपल है। बेलगाम में क्या है कि ज़्यादातर लोग मराठी बोलते हैं, बट बेलगाम इज़ पार्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है, तो ऐसा है। नेक्स्ट इज डिस्प्यूट। बेलगाम इज आई थिंक पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, आई हैव टू रीच इट, महाराष्ट्र का पार्ट है, बट वहाँ पे कन्नड़ ज़्यादा बोलते हैं, सॉरी आई वाज रॉन्ग। डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स ओवर शेयरिंग रिवर वाटर, तो जैसे कि कावेरी वाटर के ऊपर है, जिसमें कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच डिस्प्यूट रहता है। हालांकि इसमें और भी पार्टी हैं, इनफैक्ट केरल भी है इसमें, तो लेकिन जो मेजर डिस्प्यूट है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। तो यहाँ पे भी फेडरल स्पिरिट दिखाया है हमने, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली फेडरल स्पिरिट दिखाया है इसमें, एंड इन दोनों के मैटर को सॉल्व कर रही है। काफ़ी इसमें सॉल्यूशन भी आया है, इसमें कई सारे कमीशन भी बिठाए गए थे। नेक्स्ट है द इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज एंड देयर कमिंग टू पावर्स इन स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एक्सेट्रा। तो देखिए अगर यूनिटरी नेचर रहता तो सेंट्रल एक ही पार्टी होती है, एक ही पार्टी रूल करती है हमेशा, लेकिन आजकल देखा जाता है बीच में ऐसा हुआ था कि रीजनल पार्टीज़ का डोमिनेंस खूब बढ़ गया था, अभी भी है। जैसे बिहार में रीजनल पार्टी है, यूपी में भी रीजनल पार्टी है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। एंड द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स टू फुलफिल द रीजनल एस्पायरेशन, फॉर एग्जांपल मिजोरम, फॉर रिसेंटली अभी झारखंड, अभी फिर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, ये सब एग्जाम्पल है जो कि मतलब दिखाता है कि फेडरल स्पिरिट हमारे यहाँ है, अभी भी बना हुआ, नहीं तो सेंटर इसको अलग ही नहीं करता, फेडरल स्पिरिट नहीं होता तो। देन डिमांड ऑफ स्टेट्स फॉर मोर फाइनेंशियल ग्रांट्स फ्रॉम द सेंटर टू मीट द डेवलपमेंट नीड्स, एंड इनफैक्ट कई बार सेंटर ने ग्रांट भी किया है, तो इट इज़ ऑल्सो फेडरल स्पिरिट। नेक्स्ट is assertion of autonomy by the states and their resistance to the interference from the center. Next is Supreme Court imposition of several procedural limitation on the use of Article 356, जैसा कि ये सारे बोमई केस में ही हुआ था। उसमें बोला गया कि दिस इज़ नॉट एक्सक्लूसिव पावर एंड अंडर जुडिशियल रिव्यू भी है। तो प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट अब उतना आसान नहीं है जितना पहले हुआ करता था। SR बोमई केस के बाद तो और भी मुश्किल हो गया है। तो ये सारी बातें हैं, बट कहीं ना कहीं देखिए जीस्ट में कहूँ तो यही एक फेडरल तो फीचर्स हैं, बट ये जो दो पॉइंट्स मैंने बोले थे, एक नॉर्मल सर्कमस्टांस और एक एक्सेप्शनल। तो नॉर्मल में तो ठीक है, सबको पावर दिए जाते हैं, बट जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं तो वहाँ पे सेंटर को ज़्यादा पावर हो जाता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर देना दोस्तों में भी, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।